नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो NCERT 10th क्लास जो इतिहास है उसका अध्याय नंबर हमारा 5 रहेगा, जो खंड 3 है उसका। जो अध्याय नंबर 5 हमारा है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इससे पहले हम जो इतिहास है इसके अध्याय 4 हम कर चुके हैं। जिस भी साथी ने अगर हमारी पुरानी जो क्लास से है वो नहीं देखी तो उनको जरूर देखे, क्योंकि हमारा जो ये जो क्लासे है जो एग्जाम बोर्ड और HSC है, जो हरियाणा CAT बेस आधारित ये क्लासें रहने वाली है, क्योंकि 10th क्लास तक जो हमारा सिलेबस रहेगा CAT में उस पर आधारित यहाँ से हमारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम है उनकी भी यहाँ से हम अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसलिए जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के इस सेशन को हम एक नए चैप्टर के साथ हम आगाज करते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसमें हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अध्याय नंबर 5 हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर, मुद्रित छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। कि मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर अगर कोई मुद्रा है वो अगर वो छपी नहीं है तो उसके बिना हम दुनिया की कल्पना ही करना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया की कल्पना हम नहीं कर सकते। अगर हम सोच के चले, अगर एक मुद्रा है जैसे भारतीय रुपए है, अगर हम उसकी मुद्रा छपी हुई है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दुनिया के बारे में। जैसे अमेरिका है, जापान की जो करेंसी है, मुद्रा है, उनसे हम एक दुनिया के बारे में हम जान सकते हैं और एक कल्पना कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर मुद्रा छपी हुई सामग्री के बगैर हम दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने चारों तरफ जहां नजर दौड़ाए हमें कोई ना कोई छिपी हुई चीज दिखाई देगी। क्या कह रहा है, अगर हम अपने वास्तविक जो अपने आसपास हम कोई चारों तरफ हम अगर देखते हैं, चारों तरफ अगर हम देखते हैं कुछ ना कुछ छपाई हुई है। जैसे अगर हमारे आसपास जो हमारे भारत है, जैसे भारत के आसपास जो करेंसी देश है, अगर उनकी हम करेंसी देश देखते हैं तो वहां की मुद्रा छपी हुई है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं एक दुनिया के बारे में। और यही इसमें कह रहा है कि अगर कोई मुद्रा छपी हुई नहीं है तो हम एक दुनिया के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। हम चारों तरफ अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो कोई ना कोई छपी हुई चीज दिखाई देगी। जैसे किताबें हैं, किताबें में देखेंगे तो कुछ हमें चित्र दिखाई देंगे, ठीक। पत्र पत्रिकाएं, अखबार या मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज पे पड़े नाटक के प्रोग्राम, सारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन, सिनेमा के पोस्टर और आदि इत्यादि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते कि छपाई का एक अपना एक इतिहास है। इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया। ये इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे कैसे यह पूरी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। कि जो ये इतिहास है मुद्रण का, हम पूरी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि इससे पॉइंट में हमारा क्या बताए। मुद्रा के बिना हम क्या एक दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे चारों तरफ आसपास है, हमारे चारों तरफ आसपास क्या कुछ ना कुछ चीजें छपी हुई है। जैसे हम देखते हैं किताबों में देखते हैं और
जो अखबार है इनमें हम कुछ छिपी जो है चित्र छपे हुए दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। और यही कह रहा है कि जो ये मुद्रण है, मुद्रण का जो इतिहास है ये कहाँ से शुरू होता, पूरी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला था। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को किसके बारे में आए बदलाव से जोड़कर समझेंगे, सामाजिक जीवन में। किस बदलाव में, सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआती छपी किताबें, जो हमारा जो है पहला जो पॉइंट रहेगा इसमें, शुरुआती छपी किताबें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ शुरू हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम कंपटीशन में बहुत बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमारा, कि मुद्रण की जो शुरुआत है, मुद्रण की जो शुरुआत है सबसे पहले किस देश में शुरुआत हुई थी? तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा? चीन। एग्जाम बोर्ड 1 नंबर के लिए एमसीक्यू में आ सकता है कि मुद्रण की शुरुआत है सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो जी हमारा आंसर आएगा क्या? चीन। जापान और कोरिया में भी विकसित हुई थी। यह छपाई हाथ से होती थी। किससे होती थी? जो चीन में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी, किससे छपाई होती थी? हाथ से। तकरीबन 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे गांठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी, और चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। क्वेश्चन आ सकता है मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि मुद्रण की जो शुरुआत है सबसे पहले कहाँ हुई थी? चीन में। और कब से स्याही से लगे जो काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापे जाने लगी थी? 594 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा कि पारंपरिक चीनी किताब है एक खालिस्तान शैली थी जिसको किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी, तो उससे क्या करते हैं? कौन सी शैली कहते हैं? एकॉर्डियन शैली। कौन सी शैली जी? एकॉर्डियन शैली। 3 क्वेश्चन हमारे इस स्लाइड से बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। किताबों का जो सुलेखन होता है, किताबों का जो सुलेखन है उस करने वाले को क्या कहते हैं? खुशनवीसी। खुशनवीसी किसे कहते हैं? खुशनवीसी किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा कि किताबों का सुलेखन करने वाले लोग जो दक्ष सुलेखक या खुशखत होते हैं, जो हाथ से बड़े बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों को सही सही कलात्मक लिखाई करते हैं, वो क्या होते? खुशनवीसी होते हैं। तो इस क्वेश्चन, इतनी स्लाइड से हमारे 4 क्वेश्चन है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं एग्जाम कंपटीशन। और जो एनसीईआरटी 10th क्लास एग्जाम बोर्ड होने वाले हैं, इनसे जो 10th क्लास है एग्जाम बोर्ड, यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं। दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? चीन में। कब हुई थी? 594 में। जो इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता था? एकॉर्डियन शैली का प्रयोग किया जाता था। जो किताबों का सुलेखन करते थे उसे क्या कहते थे? खुशनवीसी कहते थे। ये हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? कि एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शकल भी बन गया। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया, कुछ ने स्वचरित काव्य और नाटक भी छापे। ये एक उनकी संस्कृति बन रही थी, किस किस तरह लोग इंटरेस्ट लेने लगे थे, ये हम इस स्लाइड में हमने डिस्कशन किया है। और पढ़ने की नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। जो पढ़ने की एक नई संस्कृति किसके साथ आई? एक टेक्नोलॉजी आई, एक तकनीक आई कि 19वीं सदी में अंत में पश्चिमी शक्तियों के द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही
पश्चिमी मुद्रण तकनीक मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों को जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली थी कि अब क्या पहले क्या हुआ था, हाथों से छपाई की जाती थी, जो हमने देखा कौन सी शैली थी, एकॉर्डिंग शैली थी। फिर उसी हाथों की बाद में एक नई टेक्नोलॉजी आती है और मशीनों का उपयोग होने लगा था। हाथों की जगह किसका उपयोग होने लगा छपाई के लिए? मशीनों का उपयोग होने लगा। और हमने देखा सबसे पहले जो शुरुआत कहाँ हुई थी मुद्रण की? चीन में हुई थी। कौन सी शैली थी? एकॉर्डिंग शैली थी। एकॉर्डिंग जो हाथ से लिखते थे सुलेखक, उसे क्या कहते थे? खुशन क्या कहते थे? खुशन विसी, जो हाथ से लिखते थे। और हाथ के इनकी जगह किसने ले ली? मशीनी यंत्र का प्रयोग होने लगा। ये क्या एक नई तकनीकी आई। और अब जापान में मुद्रण है। जापान में मुद्रण की शुरुआत कब होती है? चीनी बौद्ध प्रचारक कौन है? चीनी बौद्ध प्रचारक 668 से 670 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए थे। कि जापान में जो छपाई की तकनीक है लेकर कौन आए थे? चीनी बौद्ध प्रचारक थे। वो कब आए थे? 768 और 770 के आसपास। क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में कि चीन में जो मुद्रण की छपाई है वो लेकर कौन आए थे? तो हमारा आएगा चीनी बौद्ध प्रचारक। कब आए थे? 768 और 770 के ईस्वी के आसपास। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है। कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो 868 ईस्वी में छपी थी वो कौन सी पुस्तक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, कि इसमें आंसर हमारा आएगा डायमंड सूत्र है। जिस पाठ के साथ साथ जो काठ पर खुदे चित्र है, तस्वीर अक्सर कपड़े और ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे, गद्यकार भी थे, किताबें सस्ती और सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में डायमंड सूत्र का एक पन्ना है, ये दर्शाया हुआ है चित्र नंबर 2 का में। और ये डायमंड सूत्र किसकी सबसे पुरानी पुस्तक है? तो हमारा आंसर आएगा जी जापान की। किसकी? जापान में जो मुद्रण छपाई कौन लेकर आए थे? चीन बौद्ध, जो चीनी बौद्ध प्रचारक थे वो लेकर आए थे। हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। 18वीं सदी के अंत में एदो के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है। कि बाद में जिस टोक्यो के नाम से जाना गया, जो एदो है, एदो किस नाम से बाद में जाना गया था? किस नाम है? टोक्यो। 18वीं सदी के अंत में शहरी इलाकों की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिससे हम चाय घर के मजमू, कलाकारों, टॉयफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत, साजो, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार, रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय दुकानें अट्टी पड़ी थी। 13वीं शताब्दी के मध्य त्रिपिटिका, कोरियाना, वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों की कोरियाई संग्रहाई। इन ग्रंथों में लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया है। 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया था। जो यूनेस्को में भी इसको अंकित किया गया है। कौन सा? त्रिपिटिका कोरियाना। यूरोप में मुद्रण का आना। हमने इससे पहले कौन सी मुद्रा देखी है? हमने इससे पहले मुद्रा जापान, चीन में सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन के बाद हमने देखा जापान में। जापान के बाद हम देख रहे हैं यूरोप में मुद्रा। कहाँ? यूरोप में मुद्रा। तो यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे। कि सदियों से है चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहते हैं। कि चीन से क्या आते थे?
मसाले और रेशम है वो कहाँ थे? यूरोप आते थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते पहुंचा जहाँ इस रास्ते क्या आते थे? चीन से रेशम और मसाले आते थे। कागज ने कातिबों या मुंशियों के द्वारा सावधानी पर लिखी गई। किसके द्वारा? मुंशियों के द्वारा। ये पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1895 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा था। कि 12वीं सदी में कौन सा यात्री था? मार्को पोलो। कहाँ लौटा था? इटली वापस लौटा था। कहाँ से? चीन से। जैसा कि आप ऊपर पढ़ा कि चीन के पास क्या थी? वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। चीन के पास कौन सी थी छपाई वाली? वुड ब्लॉक। और मार्को पोलो ने यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा था। कि मार्को पोलो कहाँ था? चीन से इटली गया था तो उसके पास ये पता था कि उस चीन में कौन सी तकनीक है छपाई के लिए प्रयोग की जाती थी। कौन सी तकनीक थी? वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई थी। ये ज्ञान किसको पता था? मार्को पोलो। कहाँ लौटा था? इटली। फिर क्या हुआ? इतालवी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और ये जल्द ही ये तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों की सस्ती अश्लील मानने वाली कुलीन वर्ग और भिक्षु समूह के लिए छपी किताबों की विलासी संस्करण भी बेशकीमती वेलम या चरम पत्र पर छपते रहे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। तो इस स्लाइड से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। चीन में जो जापान है, जो यूरोप है, यूरोप में शुरुआत कब हुई? तो यूरोप में शुरुआत है चीन से। क्या था? रेशम मसाले आते थे, उसी रास्ते से वहां व्यापार होता था। 11वीं सदी में चीन में कागज आया और उसी साथ उस टाइम ही इसमें यूरोप में क्या हुआ? मुद्रण की शुरुआत होती है। चीन में कौन सा यात्री था? मार्को पोलो था। वो कहाँ गया? इटली गया। इसको किसका ज्ञान था? इसको ज्ञान था कि चीन में कौन सी तकनीक से छपाई की जाती है? वुड ब्लॉक। तो फिर वहां भी मुद्रण है वो छापने लगे। इस तरह यूरोप में शुरुआत होती है। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों को ये सुलेख या कातिब नहीं पाए जाते, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला था, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने, रख रखाव तमाम मुश्किलें थी। इसलिए उनका सर्कुलेशन या चलनग्रस्त समिति रहा था। किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करते थे। कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। वेलम क्या था? चरम या पत्थर या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह। वेलम था कि चरम या पत्थर या जानवरों के चमड़े से बनी क्या है? लेखन की सतह है। वो क्या थी? वो हमारी वेलम थी। 2.1 हमारा पॉइंट है कि गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे। गुटेनबर्ग के पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। क्या थे जी? एक व्यापारी थे। और वो खेती की बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वो बचपन से तेज और जैतून पढ़ने की मशीनें देखता आया हुआ था। बाद में उससे पत्र पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी, और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियां या गढ़ने में महारत हासिल कर ली थी। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस
प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बन गया। जैतून क्या था? जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बन गया। सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियां गढ़ने के लिए किया गया था। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया कि हासिल कर लिया। 1448 तक ये जो यंत्र हासिल कर लिया। उसने जो पहली किताब छापी वो थी बाइबल। बाइबल किसने छापी थी? गुटेनबर्ग ने। कब? 1448 तक ये मुकाम हासिल किया और इसके अपनी पहली किताब छापी बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे। 180 प्रतियां जो पेज है बनाने में कितने साल लगे? 3 साल। किसको? गुटेनबर्ग को। गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक कौन थी? बाइबल। उसी के समय के हिसाब से काफी तेज था ये, पर आज के टाइम ये क्या बहुत ज्यादा समय लिया, परंतु उस टाइम ये टाइम कितना था? बहुत ही कम था। पहले जमाने की बात करें तो आज तो है 1 घंटे में पता नहीं कितनी बुकें छपाई हो जाती है मशीनों से। पर ये नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सजा में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिया और फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूंटों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। हम हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंट खुद तय करके उसे सवार सकता था। करीब 2 साल के दरमियान 1450 और 1550 यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। कब की बात है? 1450 और 1550 में यूरोप के ज्यादातर देशों में क्या लगे? छापे खाने लगे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश में जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई थी। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर मुद्रण क्रांति संभव हुई थी। नया शब्द है प्लाटेन। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले ये बोर्ड काठ का होता है, बाद में इस्पात का बनने लगा। कि प्लाटेन क्या है? लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की जाती है। पहले बोर्ड काठ का होता है, बाद में इस्पात का बनने लगा। यूरोप की पहली छपी किताब कौन सी थी? तो हमने देखा था यूरोप की जो पहली छपी थी किताब बाइबल किसके द्वारा थी? गुटेनबर्ग के द्वारा थी। नए से बने कंपोजिटर। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कौन था? कंपोजिटर। गैली क्या थी? धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। तो मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इस लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नजरिया। नया पाठक वर्ग 3.1। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ कि छापा खाना आया है। छापे खाने के आने से क्या वर्ग आया है? नया पाठक वर्ग आया है। छपाई से किताबों की कीमतें गिर गई। छपाई से क्या हुई? किताबों की कीमतें हैं वो गिर गई। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक़्त और श्रम लगता है वह कम हो गया। कि छपाई होती है, अगर हाथ से लिखाई होती थी तो क्या टाइम ज़्यादा लगता था, परंतु मशीनों से जो छपाई होने लगी है वह काम है बहुत ही कम समय और कम श्रम की ज़रूरत होती है और इसलिए टाइम बच जाता है। बड़ी तादाद से में प्रतियां छापना आसान हो गया है
बाजार किताबों में पट गई है, पाठक वर्ग विवृत होता गया है। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते हैं। अब तक लोग किस में जीते हैं? मौखिक संसार में। धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे। गाथा और गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन नहीं होता है। लोग बाग समूह में दास्तान सुनते हैं या कोई आयोजन देखते आए हैं। आप 8वें अध्याय में देखेंगे तनाई है या खामोशी से पढ़ने की आदि नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच गई है। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रशासकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति जो दिलचस्पी कैसे जगाए। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत लोककथाएं छापनी शुरू कर दी। ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीर में खूब सजी धजी यानी सचित्र होती है। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या इन्हें शहरी शराब घरों में गाया और सुनाया जाता था। नया शब्द क्या है? गाथा और गीत। जो गाथा और गीत क्या है? लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है। क्या होता था? गाथा गीत। शराब घर वह जगह जहाँ लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते हैं। क्या? शराब घर। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई। छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 3.2 धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर है वो कैसे था? छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुहासे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे संदेश के जरिए लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कोई डर थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका है कि न जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर होगा। वह ताकि अगर छपे हुए पढ़े जा रहे कोई नियंत्रण न होगा। जो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्यिक सत्ता की नष्ट हो जाएगी और धर्मगुरु और सम्राटों तक कई लेखकों और कलाकारों के द्वारा व्यक्त की गई चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधार मार्टिन लूथर ने ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम कंपटीशन में। पिछली बार परीक्षा में भी आया था जो हरियाणा पुलिस और जो क्लर्क का पेपर था HSC। लगभग क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि धर्म सुधार जो मार्टिन लूथर थे उनकी जो रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों को आलोचना करते हुए अपनी 95वीं स्थापना लिखी कि जो धर्म सुधारक कौन थे? मार्टिन लूथर। और कौन? रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95वीं स्थापना लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें मार्टिन लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपे
और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया। प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में ये न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मुद्रण किसके? ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था? लूथर ने कहा था। कौन है लूथर? मार्टिन लूथर। क्या बात कही थी कि ये मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। कुछ इतिहासकारों का ये ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। प्रोटेस्ट धर्म सुधार 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन की 16वीं शताब्दी में इसमें सुधार है रोमन कैथोलिक चर्च में। मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरुद्ध में कई धाराएं निकली। मुद्रण और प्रतिरोध। मुद्रण और प्रतिरोध। मुद्रण और प्रतिरोध क्या है? छपे लोक साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या से परिचित हुए। 16वीं सदी के इटली के एक किसान 16वीं सदी के इटली के एक किसान कौन है? मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू किया था। कि एक किसान है मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू किया। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ निकालने शुरू कर दिए। उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गए। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इक्विजिशन धर्म द्रोहियों का दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया। कि धर्म द्रोहियों को दुरुस्त करने वाली कौन सी संस्था शुरू की गई थी? इक्विजिशन। और किसके द्वारा? रोमन चर्च ने। और मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। कि कह रहा है कि धर्म विरोधी विचार को दबाने के लिए जो दुरुस्त करने वाले संस्था थी उसका नाम क्या था? तो आएगा इक्विजिशन। और किसने? रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा शुरू की गई थी। और किसको 2 बार पकड़ा गया था? मेनोकियो को। उसे मौत की सजा दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर भी उठाए जा रहे 16 से परेशान रोमन चर्च ने प्रशासकों और पुस्तक विक्रेताओं को कई तरह की पाबंदियां लगाई। 1858 में इससे प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। नया शब्द है इक्विजिशन। धर्म अदालत विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था। धर्म विरोधी इंसानी विचार जो धर्म की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विद्रोहियों या धर्म द्रोह के प्रति सुख था। उसे लगता कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है, उसकी बात ही अंतिम है। पढ़ने का जुनून। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्से में साक्षरता बढ़ती रही। कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में क्या साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गाँव में स्कूल स्थापित किए। किसान कारीगरों को शिक्षित करने के लिए 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षर 60 से 90% थी। कितने प्रतिशत थी? 60 से 90%। कहाँ थी? यूरोप के अंत तक के कुछ हिस्सों में। और यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के लिए 7 लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगी। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाई। ये किताब मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाएं, लोकगीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचाने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैंप बुक्स या एक्वेसिया किताबें बेचने वाले को चैंपमैन कहा जाता है। चैंपमैन किसे कहा जाता है? चैम्बू बुक्स या एक्वेसिया। ये कौन है? पेनी में और पेक्विसिया कहाँ है?
इंग्लैंड में। किताब बेचने वाले चैपमैन कहा जाता है। इन कविताओं को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। फ्रांस में वीडियो थिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी हुई नीली जिल्द बंदी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा चार पांच पन्ने की प्रेम कहानियां थी और अतीत की थोड़ी गाथाएं थी, जिन्हें इतिहास कहते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। पत्रिका का शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी। पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी। 18वीं सदी के आरंभ से सामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं थे कि उस तरह वैज्ञानिक है और दार्शनिक आज भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं है। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ में क्या सम्मिलित किए? ग्रंथ सम्मिलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। नक्शे के साथ साथ क्या किया गया? वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। अब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पग्गा एक बड़ा वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन कहाँ गया? इस तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए, नक्शों के लिए साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में तैयार किए। हमने डिस्कशन किया दुनिया के जालिमों तक अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक 18वीं सदी के मध्य तक 18वीं सदी के मध्य तक आम विश्वास बन चुका था। आम विश्वास बन चुका था जिसके जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता था। कई सारे लोगों को किताब दुनिया बदल सकती है कि निरंकुशवाद और आतंकी राज्य सत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लगाएगी। अठारहवीं सदी फ्रांस के उपन्यास लुई सेबेस्टियन मर्सिये ने घोषणा की कि छापे खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ गया। मर्सिये के उपन्यासों में से नया अक्षर किताब पढ़ने से बदल जाते। वे किताब को उठते हैं, किताबों की दुनिया में जीतते हैं, फिर इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब हम तुम्हारे काम करने का वक्त आ गया। आप अभी आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिले उठोगे। निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उससे पर कानूनी पाबंदी लगी हो तो न ही संवैधानिक। तो वो क्या है? निरंकुशवाद।
तीसरी है 780 के दशक में राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक। उड़ने वाले साहित्य को ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए थे। कार्टून और कैरिक्चरों में व्यंग्य में यह बाहुबर था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है जबकि इस राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों के राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इन तर्कों को कैसे मदद कर सकते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है कि छिपाई ने विचारों को फैलाने में मदद करती। नहीं याद रहे कि लोग हर बार की सामग्री पढ़ते हैं। एक तरह अगर रूस और वाल्डेर पढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा भी प्रचार है। हर पीढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकती। कुछ विचारों को स्वीकारते तो कुछ नकारते हैं, फिर चीजों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते हैं। मुद्रण ने उनके पमानस को सिद्ध तौर पर भले ही नहीं रचा पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावना भी व्यक्त की थी। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जिसके बुत्ते महिलाएं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठ्य वर्ग तैयार हुआ। बच्चे, महिला और मजदूर। 19वीं सदी के आखिर में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने के चलते पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गई। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तक छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया था। तब 1857 में कहाँ जी, फ्रांस में। और प्रेस में यानी नई दोनों तरह की परिकथाओं को और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रीम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ, फिर कहानियों को 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या चीजें कुलीन वर्गों की अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला छपने से, पर वो दर्ज तो हुई है, उस प्रक्रिया में बदल भी गई। महिला पाठकीय और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक्सप्रेसिया पत्रिकाएं खास तौर पर उनके लिए होती है, वैसे जैसे कि सही चालन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिका हो। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिला उनका अहम पाठक बन गई। मशहूर उपन्यासकारों के लेखक अग्रणी थी। जैन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। 17वीं सदी से किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया था। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्मीय अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने अपनी बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी थी। नए तकनीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत में प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान छापे खाने की तकनीकी में सुधार हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हॉ ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया। प्रति घंटे 8,000 शीट या ताव छप सकते थे। सर्दी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया, जिसके एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से बिजली से चलने वाले प्रेस के बल छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। एक दो और चीजें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर, रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे थे। कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे पन्ने का रूप ही बदल गया था। पाठकों, मुद्रकों और प्रशासकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासकारों की धारावाहिक छापे, जिसे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला और सीलिंग श्रृंखला के तहत छपी गई थी। किताबों को जिल्द का आवरण मुद्रण प्राप्त हुआ। टेस्ट का और 20वीं सदी की तकनीकी नवीनता है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री करने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों को जब जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक या आजिल संस्करण छापे थे। आइए देखें कि
भारत में छपाई कब शुरू हुई थी, कि भारत में जो छपाई है कब शुरू हुई थी। तो मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते हैं। 6.1 मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। कि भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा रही थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, भारत में जो पुरानी जो परंपराएं थी कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत थी, अरबी थी और फारसी थी। और पांडुलिपि पांडुलिपियां कैसे लिखी जाती थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। क्वेश्चन आ सकता है कि पांडुलिपियां कैसे बनाई जाती थी, नकल की जाती थी, तो कौन से थे, ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर क्या बनाई जाती थी, पांडुलिपियां। और कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों के जिल्द में या सील कर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रही थी। लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी होती थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए इनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशाला का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इन्हें कई तरह सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। और कुछ पॉइंट है वो हम देखते हैं कि जयदेव के गीत गोविंद कुछ पन्ने 18वीं सदी। जो जयदेव है, किसकी पुस्तक गीत गोविंद जयदेव है, ये इसमें कुछ पन्ने 18वीं शताब्दी में। और कौन सी शैली थी, एकॉर्डियन शैली थी। वो हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना पत्र दर्शाया जा रहा है, इस चित्र में बताया जा रहा है। दूसरा चित्र हमारा है हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने। कब की बात है जी, 1824 की बात है, 1824 की बात है। इसमें 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित पेज है। और ऋग्वेद के कुछ पन्ने जो चित्र नंबर 16 में दर्शाए गए हैं, ऋग्वेद के जो है पन्ने इस चित्र में दर्शाए हुए हैं। तो छपाई भारत में कब छपाई आई, ये हम डिस्कशन करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस पहल कहाँ आई थी, 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई थी। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेsuit पुजारियों ने कोंकणी सीखी, कई सारी पुस्तकें छापी। कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कौन सी सदी में आया था, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। 16वीं सदी में कौन से स्थान, भारत के गोवा में। कौन लेके, पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेsuit पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 500 किताब छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छपी। कि पहली कोचीन में जो किताब छपी थी कौन सी भाषा में, तमिल। कब, 1579 में। 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुराने किताबों का अनुवाद थी। तो अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया। अंग्रेजी भाषी है जो प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया। यदि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। कि जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी भाषा है, इसका विकास तो नहीं हो पाया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया। जेम्स ऑगस्ट की है 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। तो क्वेश्चन आएगा हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है कि जो बंगाल गजट है किसके द्वारा लिखा गया था, साप्ताहिक पत्रिका थी, किसके द्वारा लिखा गया था, जेम्स इक्की के द्वारा। कब की बात है, 1780। कहाँ, बंगाल गजट है। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा, किसने निकाला था, तो हमारा आंसर आ गया जेम्स ऑगस्ट हिक्की। 1780 की बात है, जिसने खुद को यूं ही परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है, यानी यह पत्रिका भारतीय प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेज उद्यमी थे और इसने अपनी स्वतंत्रता पर अभियान था। जेम्स इक्की जो हिक्की है, ढेर सारे विज्ञापन छापता था जिनसे दासों को बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी जो गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो जेम्स हिक्की था उस पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से उसकी रक्षा कर सके। 18वीं शताब्दी के अंत तक कई सारी पत्रिकाएं छापने लगी, कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। किसका था बंगाल गजट? बंगाल गजट राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। बंगाल गजट धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। नंबर 7 हमारा पॉइंट है कि धार्मिक सुधारें और सार्वजनिक बहसें क्या थी, बहस होती थी किस मामले पर, तो वो हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से धार्मिक मसलों को लेकर जो बहस है वो बाजार गर्म था। बहसों का जो बाजार है वो क्या था, गर्म था। आपसी में क्या बहस होती थी, इसलिए क्या बता रहे हैं कि धार्मिक मसलों में के लिए अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते रहे, धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते थे, उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों में न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्हें बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मंत्रांतर से नए विचार उभरे। वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों और हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विवाद है। एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग, मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कॉमेडी प्रकाशित किया। कि राजा राम मोहन राय ने, क्वेश्चन आ सकता हमारा इंपॉर्टेंट, कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी प्रकाशित किया। कब किया? 1821 में। संवाद कॉमेडी जो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? क्वेश्चन आएगा हमारा राजा राम मोहन राय। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बन सकता है। और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार जहांनामा और समुसल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए थे। कि जहां में जहां नाम
और मुसल अखबार कब प्रकाशित हुए थे? तो हमारा आंसर आएगा जी 1882 में। कौन से थे? फारसी अखबार थे। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उत्तर भारत में कौन है, किस राजवंश को जो पतन हो रहा उसके लिए चिंतित थे? कौन? उलमा मुस्लिम। उलमा मुस्लिम, उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्हें सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार था गुटके निकाले। 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई में खास तौर पर स्थानीय भाषाओं से धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब आया? 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन सकता है, रामचरितमानस पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर आएगा जी तुलसीदास के द्वारा। किस सदी की किताब? 16वीं सदी की किताब। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब आया? तो 1810 में आया जी। कहाँ आया जी? कलकत्ता में आया। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन वो बन सकते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करण में उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में उनके भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित तौर लाने ले जाने में आसान होने के कारण आश्वासन इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते हैं। इन्हें अनपढ़ लोगों को बड़ी भीड़ में बोल कर भी पढ़ा जा सकता है। मतलब है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही है, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच अंतर बहस है वो मुआविसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मंत्र और मंत्रांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदाय के अंदर से विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत में जोड़ने का काम भी किया है। तो नए शब्द है उलमा। उलमा क्या होता है? उलमा क्या है? उलमा से क्या अर्थ है? इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान। इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहेंगे? उलमा। फतवा। फतवा क्या? अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामिक कानून जानने वाले विद्वान, जिन्हें सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा हुआ है फतवा। तो आज इस स्लाइड से, इस पॉइंट से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन में हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपि, तो क्वेश्चन आ सकता है पांडुलिपियां हैं कैसे लिखी जाती थी, कौन से पत्ते, कौन से वृक्ष थे? तो पांडुलिपियां हैं कौन से? ताड़ के पत्तों से हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। क्या होती थी? सस्ती होती थी या महंगी होती थी? क्योंकि पांडुलिपियां क्या होती थी? नाजुक और महंगी भी होती थी, उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था। और पांडुलिपियां कौन से? ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। हाथों के द्वारा पांडुलिपियों का इस्तेमाल किया जाता था, बनाया जाता था। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन जो बनेगा कि छपाई बाहर था, क्योंकि हमने देखा प्रिंटिंग प्रेसेस है, जो मुद्रण है जापान है, चीन में शुरुआत हुई, चीन से यूरोप से बाद में हमने जापान है, एशियाई देश से ये हमने देखा। फिर हमने प्रिंटिंग प्रेस देखा कि भारत में कब आई, कौन सी सदी में आई। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि 16वीं सदी में भारत आई। भारत में कौन से स्थान पे आई? तो गोवा में आई। किसके साथ आई? पुर्तगालियों के साथ, क्योंकि
पुर्तगाली पहला पुर्तगाली आता है गोवा में, और पुर्तगालियों के द्वारा ही खोज की जाती है। और पुर्तगाली कहाँ गोवा आते हैं 16वीं शताब्दी में। ये क्या करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और कौन सी भाषा थी, जेsuit पुजारी ने कोंकणी सीखी, और 1676 में कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 500 किताबें छप चुकी थी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ से, एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया गया था, बंगाल गजट, कब किया था, 1780 में। कौन है, जेम्स हॉस्टिंग्स हिक्की के द्वारा। यहाँ से हमारे क्वेश्चन है वो बन सकते थे। और जो हिक्की ने समाचार पत्र निकाला था, उससे नाराज होकर किस गवर्नर जनरल ने मुकदमा किया है जेम्स हिक्की पर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा जनरल वारेन हेस्टिंग। जनरल वारेन हेस्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया। और यहाँ से, और ये क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित कौन सा था, बंगाल गजट। और धार्मिक सुधारों में बात करें तो धार्मिक सुधार जो सार्वजनिक बहस थी वो कैसी होती, वो भी हमने डिस्कशन की थी, डिस्कशन किया। और फिर क्वेश्चन यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 1881 से 1881 में राजा राम मोहन राय ने कौन से जो संवाद है कौन क्या प्रकाशित हुआ था, तो संवाद कॉमेडी पर है जो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब जी, 1821 में। कब जी, 1821 में। और रूढ़िवादी उनके विचारों से टक्कर ली, और उनके बीच जो संवाद कॉमेडी के टक्कर में कौन सा अखबार आया था, समाचार आया था, चंद्रिका। दो फारसी अखबार कौन से थे, जामे जहानामा और समूसल अखबार। ये कब हुए, 1882 में। 3-4 हमारे समाचार इस स्लाइड में हैं, तो ये हमें इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखने पड़ेंगे एग्जाम, बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है कि रामचरितमानस किसकी पुस्तक है, तो तुलसीदास के द्वारा। 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब आया था, 1810 कलकत्ता में आया था। तो ये हमारे आज की क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे और हमने डिस्कशन किए। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा जी प्रकाशन के नए रूप। प्रकाशन के नए रूप ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो साथी अभी तक हमारी जो पिछली क्लास है, हम इससे पहले 4 चैप्टर हम अध्ययन कर चुके हैं। और अगर वो क्लास से हमारी लगभग 28 से 29 क्लासें हो चुकी है, वो क्लासें अगर नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देखें। और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। और आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रकाशन के नए रूप। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।